नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। महाराष्ट्र के मतदाताओं ने कांग्रेस को, एनसीपी को और उद्धव ठाकरे को मुंह दिखाने के लायक भी नहीं छोड़ा है। मुंह दिखाने के लायक भी नहीं छोड़ा है। 288 के सदन में उद्धव ठाकरे, जो 2019 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के चुनाव लड़े थे, उनको 56 सीटें मिल गई थी 2019 में। अब पता है कितनी सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं? 19 सीटें। और जितनी सीटें उनको मिली थी, उससे बस 3 पायदान नीचे खड़े हैं एकनाथ शिंदे। 53 सीटें जीतने की ओर अग्रसर हैं। यानी महाराष्ट्र के मतदाताओं ने, बाला साहब ठाकरे के समर्थकों ने, सपोर्टर्स ने, जो उनका कोर वोटर था, उसने एकनाथ शिंदे को असली शिवसेना मान लिया है और उनके पुत्र को, उद्धव ठाकरे को, जो नए नए मौलाना बने हैं, नए नए मुल्ला बने हैं, जिन्होंने नई नई गोल टोपी ओढ़ी थी, पहनी थी, उनको रिजेक्ट कर दिया है पूरी तरीके से। वो केवल 19 सीटों पर आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और एक तरीके से महाराष्ट्र की जनता ने कहा कि आउट हो जाइए। आप बाला साहब ठाकरे की राजनीतिक और वैचारिक और सैद्धांतिक जो पहचान थी, उसकी विरासत के वारिस नहीं हो सकते हैं, क्योंकि आपने अपनी विचारधारा से ही सौदा कर लिया है। नंबर 2, 2019 में 54 सीटें जीत करके चौथे पायदान पर खड़ी हुई कांग्रेस पार्टी को 2024 के इस विधानसभा चुनाव में केवल 19 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। केवल 19 सीटें। 54 से टपक करके सीधे 19 सीटों पर कांग्रेस पार्टी आ गई है। ऐसा क्यों हुआ है, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन जरा अब आइए इनके तीसरे सहयोगी यानी शरद पवार पर। शरद पवार की एनसीपी केवल 13 सीटों पर अटकती हुई दिखाई दे रही है। केवल 13 सीटों पर। 288 के सदन में मराठी मीडिया, जिनको राजनीति का चाणक्य बताता है, वो शरद पवार केवल 13 सीटों पर अटक करके रह गए हैं और इनके जो छोटे मोटे सहयोगी हैं, वो केवल 3 सीटों पर। और कुल मिलाकर के जितनी कांग्रेस पार्टी, जितनी शरद पवार की 2019 में सीटें आई थी 54, उतने पर ये तीनों और इनके सहयोगी टापते हुए दिखाई दे रहे हैं। केवल 54 सीटें महाविकास आघाड़ी के तीनों घटक दलों और इनके सहयोगियों को मिलती हुई दिखाई दे रही है। याद रखें, 2019 में उद्धव ठाकरे को भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़ने की वजह से 56 सीटें मिल गई थी। शरद पवार की पार्टी को 54 सीटें मिली थी, वो कांग्रेस के साथ ही थी, इस बार भी कांग्रेस के साथ ही है। और कांग्रेस पार्टी को 44 सीटें मिली थी, जो अब 19 सीटों पर, 20 सीटों पर ठहरती हुई दिखाई दे रही है। ये अंतिम आंकड़े नहीं हैं, अभी रुझान है, लेकिन ये ऐसे रुझान है जिसने एमबीए के बड़बोले प्रवक्ता
और उद्धव ठाकरे के तोते के नाम से मशहूर संजय राउत को इतना परेशान कर दिया कि वो कूद करके 10:30 बजे ही कैमरों पर आ गए और अडानी 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 का राग अलापना शुरू कर दिया और डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में कहा कि महाराष्ट्र के जो लोग हैं वो बेईमान तो नहीं हो सकते, ये उनका रिजल्ट तो नहीं हो सकता। यानी ये फैब्रिकेटेड रिजल्ट है। इससे आप अंदाजा लगाइए कि इनके फ्रस्ट्रेशन का लेवल क्या है। अब मैं आपको ये भी बताता चलूं कि भारतीय जनता पार्टी अब तक का महाराष्ट्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। 2014 में वो अलग चुनाव लड़ी थी और शिवसेना अलग चुनाव लड़ी थी। लोकसभा चुनाव साथ लड़े थे, लेकिन कितनी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी लड़े विधानसभा का चुनाव और कितनी सीटों पर शिवसेना लड़े, इसको लेकर के विवाद हो गया था। तो भारतीय जनता पार्टी अलग लड़ी थी और शिवसेना अलग लड़ी थी। शिवसेना का 63 सीटें जीत करके मेरे विचार से श्रेष्ठ प्रदर्शन था और भारतीय जनता पार्टी ने 123 सीटें 2014 के विधानसभा चुनाव में जीती थी। इस बार भारतीय जनता पार्टी 125 से लेकर के 128 सीटें जीतती हुई दिखाई दे रही है और जिन एकनाथ शिंदे को ये उद्धव ठाकरे, उनके पार्टी के नेता और संजय राउत सबसे ज्यादा बड़बोलेपन के और शेखी के शिकार गद्दार बताते हुए नहीं थकते थे, महाराष्ट्र की बाला साहब ठाकरे की सपोर्टर जनता ने, मतदाता ने उन्हीं को बाला साहब ठाकरे की विरासत का, राजनीतिक विरासत का असली दावेदार मानते हुए 53 सीटें दे दी हैं। 53-52 पर उनकी सुई अभी चल रही है और जो अपने चाचा से अलग हुए थे 39-40 एमएलए लेकर के, अजित पवार, वो फिर से, यानी वो 39-40 एमएलए लेकर के आए थे अपने चाचा से अलग, उसमें से 35 उनके कैंडिडेट फिर जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं और उनके चाचा 13-14 पर अटके हुए हैं। यानी महाराष्ट्र में हरियाणा के बाद भारतीय जनता पार्टी को एक और प्रचंड जीत जो है वो मिलती हुई दिखाई दे रही है। इस समय मेरे सामने जो आंकड़ा है वो भारतीय जनता पार्टी यानी महायुति, एनडीए जिसको हम बोलें, वो 216 सीटें जीतता हुआ दिखाई दे रहा है और जो एमवीए है यानी इंडिया ब्लॉक है, महाविकास आघाड़ी, वो केवल 57 सीटें जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। इतना बुरा प्रदर्शन इनका कभी नहीं हो सकता। ये जो रिजल्ट आ रहा है महाराष्ट्र से, ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र की जनता ने इनको सबक सिखाने का जैसे फैसला कर लिया और लोकसभा चुनाव में जो गलती हुई थी हरियाणा की जनता से भी, जहां मोदी की 5 लोकसभा सीटें घट गई थी, और महाराष्ट्र की जनता ने भी जो गलती की थी या जो एक फैसला आ गया था कि 48 में से 31 लोकसभा सीटें इस एमवीए को यानी महाविकास आघाड़ी इंडिया ब्लॉक को चली गई थी और मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी, एकनाथ शिंदे और अजित पवार की जो पार्टियां थी, उनको केवल 17 सीटें मिली थी। उस गलती को ऐसा लगता है कि हरियाणा की जनता ने भी करेक्ट किया, सुधारा, अपना प्रायश्चित का उस तरीके से उन्होंने रियलाइजेशन किया और अब हम महाराष्ट्र में भी वही होते हुए देख रहे हैं। महाराष्ट्र की जनता ने भी अपनी गलती न केवल सुधारी है
बल्कि एक कहावत है ना, भूल चूक लेनी देनी, और ब्याज समेत मोदी सरकार को, और मैं कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले महायुति को, एनडीए को प्रचंड जीत दे करके इनको एमबीए वाले को सबक सिखाया है। जो वोट जिहाद की राजनीति कर रहे थे, जो सज्जाद नोमानी की गोद में जाकर के बैठ गए थे, जिनकी 17 मांगे भी कौन सी साहब, देखिए क्या इन्होंने मांग की थी। जो वोट जिहाद ये कर रहे थे, मांग ये थी कि अगर बोर्ड द्वारा उठाए गए जो इनका पर्सनल लॉ बोर्ड और इनकी जो काउंसिल थी, वो कौन सी काउंसिल थी, उसने जो मांगे रखी थी, इनका कहना था कि जो वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक आ रहा है पार्लियामेंट में, उसका आप तीनों विरोध करो। यानी शरद पवार, कांग्रेस पार्टी और उद्धव सेना उसका विरोध करो। नौकरियों में, शिक्षा में मुस्लिम समुदाय को महाराष्ट्र में 10% आरक्षण दो, ताकि मुस्लिम समुदाय के लिए आने वाले दिनों में समृद्धि का मार्ग प्रशस्त हो सके। और इन्होंने कहा था कि 48 जिलों में मस्जिद, दरगाह, कब्रिस्तान की जमीन का सर्वे कराया जाए, ताकि वस्तु स्थिति स्पष्ट हो सके। महाराष्ट्र के वक्फ मंडल के विकास के लिए 1000 करोड़ रुपए का फंड दिया जाए। यानी ब्राइब मांगी गई थी, रिश्वत मांगी गई थी। वोट लेना है तो महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड को 1000 करोड़ रुपया दो। और ये मांग की गई थी कि 2012 से 2024 के बीच में दंगे फैलाने के आरोप में जेल में बंद निर्दोष मुसलमानों को बाहर निकाला जाए। यानी दंगे फैलाने वाले निर्दोष हैं इनकी नजर में। कुल मिलाकर के 17 मांगे इनके सामने इन्होंने रखी थी। इन 17 में से 14 मांगे वो थी जो जिन्ना ने 1929 में कांग्रेस के और अंग्रेजों के सामने रखी थी, और जो विभाजन का आधार बनी थी। अब आते हैं कि ये रिजल्ट किन परिस्थितियों में, किन पृष्ठभूमियों में आया है, और जो चुनाव प्रचार हुआ है उसका कितना असर इन नतीजों पर हमें और आपको देखने को मिल रहा है। योगी आदित्यनाथ बटेंगे तो कटेंगे, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक है तो सेफ है। हिमंता बिस्वा शर्मा यहां भी आए, महाराष्ट्र में भी, झारखंड में भी गए। झारखंड में ये ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी को एक झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है, और यहां महाराष्ट्र में जो प्रचार, जो वोट जिहाद के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने एक मुहिम छेड़ी, और मैं तो कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का प्रचार अपनी जगह है। योगी और मोदी की जो लाइन उन्होंने ली थी और आरएसएस ने जो लाइन ली थी वो अपनी जगह है। आरएसएस ने जमीन पर उतर करके और गांव-गांव, गली-गली जो जन जागरण किया है, हिंदुओं को एकजुट करने का जो अभियान छेड़ा है, वो अपनी जगह है। लेकिन ऐसा लगता है कि बांग्लादेश में जो क्रूरता और बर्बरता हुई है हिंदुओं पर, इसके अलावा उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, राजस्थान और हरियाणा में लोकसभा चुनाव में जो सीटें घट गई थी नरेंद्र मोदी की, लेकिन इसके बावजूद वो कम से कम प्रधानमंत्री तो बन गए। ये सबके लिए तसल्ली की बात थी, खास तौर से हिंदुओं के लिए। और एक ये कलंक जो है वो अपने माथे पर लेकर के नहीं जीना चाहते थे कि वही जिस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में भव्य राम मंदिर बना है, उन प्रधानमंत्री को तीसरी बार में और उसी वर्ष में 2024 में ही
जब भव्य मंदिर का लोकार्पण हुआ, प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसी वर्ष में उनको पूर्ण बहुमत नहीं दे सके, उनको वो सम्मान नहीं दे सके जिसके वो हकदार थे। तो ये जो प्रायश्चित का भाव था, जो हिंदुओं की एकजुटता, और लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद, चाहे पश्चिम बंगाल में आप देखिए ममता बनर्जी के तेवर, चाहे राहुल गांधी के देखिए केवल 99 सीटें आने के बाद, पार्लियामेंट के भीतर भी और पार्लियामेंट के बाहर भी जो एरोगेंसी देखने को मिली, जो अहंकार देखने को मिला, और विदेशों में जाकर के भी उन्होंने जिस तरीके से ये शो करने की कोशिश की कि हम तो जीत गए हैं और नरेंद्र मोदी जैसे हार गए हैं। यानी नरेंद्र मोदी भले ही तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं, पर वो नैतिक रूप से तो हार गए हैं और हम जीत गए हैं। ये चीजें लोगों के गले के नीचे उतर नहीं रही थी। अखिलेश यादव का पार्लियामेंट परिसर में मीडिया से बात करते हुए फैजाबाद से चुने गए उनके सांसद अवधेश प्रसाद का ये कहकर के परिचय कराना कि ये अयोध्या के नए राजा हैं, और फैजाबाद सीट को अयोध्या सीट प्रचारित करके हिंदुओं और भारतीय जनता पार्टी को अपमानित करने की कोशिश करना। लोकसभा में अग्रिम पंक्ति में राहुल गांधी और अखिलेश यादव द्वारा अवधेश प्रसाद को बैठाना, प्रधानमंत्री को चिढ़ाना, उन पर अटैक करना, उनके बारे में अपमानजनक बातें करना, ये सब चीजें लोग नोट कर रहे थे। और उत्तर प्रदेश में वो जो मोईद खान वाला भदरसा वाला जो केस हुआ था, जिसमें एक राजभर समुदाय की एक बेटी के साथ बलात्कार हुआ था और जिसमें समाजवादी पार्टी का नेता गिरफ्तार हुआ, उसके बाद उन्नाव में जो कुछ हुआ, गोमती नगर में जो हुआ, इन सारी घटनाओं से एक ये संदेश गया कि साहब 37 सीटें समाजवादी पार्टी को क्या मिल गई और 6 सीटें कांग्रेस को क्या मिल गई। इन्होंने तो एक तरीके से नग्न नाच शुरू कर दिया है। तो लोगों में एक ये भावना आई, जो योगी आदित्यनाथ ने जिसको बल दिया कि अगर बंटोगे, यानी जातियों में बंटोगे तो कटोगे, और वही एक मूल मंत्र हरियाणा में भी हमने काम करते हुए दिखाई दिया और यहां महाराष्ट्र में भी दिखाई दिया। ये जो नतीजे आए हैं, इन पर हम विस्तृत चर्चा तो 3:30 बजे करेंगे, जिसमें भाऊ तोरसेकर भी जुड़ रहे हैं, जिसमें बाबा रामदास जुड़ेंगे और संजय दीक्षित हो सकते हैं, अभिषेक तिवारी हो सकते हैं। लेकिन मोटे तौर पर जो मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है, इन नतीजों का मतलब ये है कि उद्धव ठाकरे को लोगों ने रिजेक्ट कर दिया है। जो शिवसेना का कोर वोटर था, जो बाला साहब ठाकरे का कोर वोटर था, जो हिंदुत्व को बिलोंग करता था, उसने एकनाथ शिंदे को अपना नेता माना है और बाला साहब ठाकरे का राजनीतिक वारिस उन्हीं को माना है, उनके पुत्र उद्धव ठाकरे को नहीं माना है। राहुल गांधी की जो एरोगेंसी थी, उसका सबक हरियाणा में भी लोगों ने सिखा दिया उन्हें, और महाराष्ट्र में अगेन सिखा दिया है। वैसे तो जम्मू कश्मीर में भी सिखाया है, जहां एक भी हिंदू एमएलए उनका जीत करके नहीं आया है, 6 के 6 मुस्लिम एमएलए जीत करके आए हैं। और अंतिम बात कह करके मैं अपनी बात खत्म करूंगा, 3:30 बजे फिर मिलेंगे। ये जो वक्फ संशोधन बिल शीतकालीन सत्र में आने वाला है, उसको बहुत बड़ा संबल मिला है, बहुत बड़ा संबल मिला है। अब ये लोग चाह कर भी उसका प्रतिवाद करने की हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे। अगर ये उसका प्रतिवाद करेंगे, हंगामा करेंगे, उसको पारित नहीं होने देंगे, उसके रखने में रोड़ा अटकाएंगे, अडानी अडानी करके
पार्लियामेंट को नहीं चलने देंगे 25 नवंबर से, तो आगे आने वाले चुनाव में इनका हश्र और भी बुरा होने वाला है। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।